अनुभव एवं प्रशिक्षण के उपरांत व्यवहार में आया हुआ अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। इससे पहले के जो भी वीडियोस रहे वो अधिगम की शिक्षा मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों द्वारा दी गई परिभाषा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत जिसमें से व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसकी एक मोटा मोटी चर्चा की गई। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। जहां व्यवहारवादियों का मानना है कि उद्दीपक और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन बनता है, जो साहचर्य बनता है, जो बॉन्ड बनता है, जो संबंध बनता है, वही अधिगम है। ये एक प्रकार की ऑटोमेटिक और मैकेनिकल एक्टिविटी है, एक प्रकार की यांत्रिक गतिविधि जैसा ये जान पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत में संज्ञानवादी मानते हैं। संज्ञानवादी दोस्तों कौन है? वो कोहलर हैं, वर्दीमर हैं, कोफका हैं, और ये सब जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सीखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड का प्रयोग किया, गेस्टाल्ट। और ये जो गेस्टाल्ट वर्ड है, इसका आंग्ल भाषा में कोई भी शब्द मिला नहीं, तो इसे हूबहू कॉपी कर लिया गया और गेस्टाल्ट वर्ड दिया गया। इनका कहना है कि सीखना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध नहीं है। जब भी हम किसी भी चीज को सीखते हैं, किसी भी घटना को जब हम देखते हैं, तो हमारा जो प्रत्यक्षीकरण है, जो हमारा परसेप्शन है, वो टुकड़ों में नहीं होता है, वो एज ए होल होता है। हम किसी भी घटना या किसी भी परिस्थिति जिसमें हम सीखते हैं, वो समग्र आकृति होती है, पूर्ण आकृति होती है, पूर्ण संरचना होती है, न कि उसके अवयव होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी समस्यात्मक परिस्थिति जब किसी के सामने प्रस्तुत होती है, तो वह जो समस्यात्मक परिस्थिति है उसके विभिन्न आयामों और उसके विभिन्न अवयवों के विषय में सोचता है, विचारता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तर्क करता है और अपने बुद्धि के पूरी की पूरी ऊर्जा को उसमें लगाता है। ऐसी स्थिति में उसके भीतर एक प्रकार की अंतर्दृष्टि पैदा होती है, एक प्रकार की इनसाइट पैदा होती है, एक प्रकार की आहा एक्सपीरियंस पैदा होता है। आहा एक्सपीरियंस भी दोस्तों प्रश्न आता है, क्योंकि आहा एक्सपीरियंस एक प्रकार का इंसाइट है, एक प्रकार का खुशी है, जो कि दर्शाती है कि समस्या पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गई, हल हो गई। अब ये जो सिद्धांत है जिसके विषय में हमने आपको मोटा मोटी बताया, इस सिद्धांत को निकाला कैसे गया, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया, इसके पीछे कई प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। वैसे तो समस्त शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का, जहाँ की कोहलर हैं, कोफका हैं, वर्दीमर हैं, सभी ने इसके ऊपर प्रयोग किए हैं। लेकिन जो खास तौर पर प्रयोग प्रचलित है और हर जगह अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत में इसका नाम आता है, वो कोहलर ने वन मानुष, चिंपैंजीज के ऊपर प्रयोग किए। और ये 1913 से 1918 के बीच में एक आइलैंड था जो कि आइसोलेटेड आइलैंड था, वहां पे कैनरी द्वीप पे इन्होंने प्रयोग किए। कई प्रकार के प्रयोग इनके द्वारा किए गए पक्षियों के ऊपर, जैसे कि इन्होंने वनमानुष, बंदर, मुर्गे, बिल्ली इत्यादि पे दोस्तों प्रयोग किए। लेकिन जो खास इनको फेम मिला, जो खास इनको प्रसिद्धि मिली, वो एक वनमानुष जो कि काफ़ी सूझबूझ वाला बंदर था, जिसका नाम सुल्तान था, उसके ऊपर जो उन्होंने प्रयोग किया वो काफ़ी प्रचलित हुआ। अब इसकी कंडीशंस हम आपको बताने जा रहे हैं। सुल्तान नामक जो कि बंदर था, उसको इन्होंने एक पिंजड़े में बंद किया और पिंजड़े से बाहर केले का पूरा गुच्छा रख दिया गया। सुल्तान भूखा था और अपने हाथ से
किसी भी प्रकार से उस केले को नहीं प्राप्त कर सकता था। वहीं बगल में एक स्टिक उन्होंने रख दिया। हाँ, ये जरूर था कि उस छड़ी के प्रयोग से सुल्तान केले को प्राप्त कर सकता था। तो भूखा सुल्तान, जो कि वनमानुष था, बड़ा कोशिश किया, हाथ से केले को प्राप्त करने का प्रयास किया, और जब थक हार करके वो बैठ गया तो एकाएक उसकी नज़र छड़ी पे पड़ी और उसने छड़ी लेकर के एक हाथ से केले को खींच करके प्राप्त कर लिया और अपनी उसकी भूख शांत हो गई। दूसरा प्रयोग इसी रूप में ही है, बस उसमें केले को और थोड़ा दूर रखा गया और उसमें एक छड़ी से केला नहीं मिल सकता था, 2 छड़ियाँ रखी गई और दोनों की दोनों छड़ियाँ आपस में जोड़ करके केला को प्राप्त किया जा सकता था। सुल्तान ने शुरू में एक छड़ी से केला हाथ से केला प्राप्त करने का प्रयास किया, असफल होने पे छड़ी का प्रयोग किया और उसमें भी असफल होने पे 2 छड़ी का प्रयोग किया, लेकिन किसी भी रूप में केला प्राप्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि छड़ियाँ आपस में जोड़ने पे जब छड़ी लंबी होती तभी केला प्राप्त किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में वो थक हार करके खेलने लग गया और एकाएक छड़ियाँ दोनों जुड़ गई और छड़ी जब लंबी हो गई तो उसने उससे केले को खींच करके प्राप्त कर लिया। एक तो सुल्तान का छड़ियों के ऊपर प्रयोग था, दूसरा इसी बंदर, इसी वनमानुष का जो है बॉक्स के ऊपर प्रयोग था। उन्होंने उसको एक पिंजड़े में रखा, उसी सुल्तान नामक वनमानुष को, और उन्होंने उसी पिंजड़े के अंदर एक बॉक्स भी रखा और उस पिंजड़े के काफ़ी ऊंचाई पे पूरा का पूरा उन्होंने केला लगा रखा था और वनमानुष वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था। एक शर्त थी कि उसी बॉक्स पे चढ़ करके उसको केले को प्राप्त कर सकता था। वनमानुष ने बड़ा कोशिश किया केले को प्राप्त करने का, जब नहीं प्राप्त कर पाया तो उसने बॉक्स को रखा और बॉक्स के ऊपर चढ़ करके केले को प्राप्त कर लिया। ऐसे उन्होंने बॉक्स की संख्या बढ़ा दी और ऊंचाई भी केले की बढ़ा दी। वहाँ 2 बॉक्स रख दिए तो सुल्तान ने 2 बॉक्स करके केले को प्राप्त कर लिया। एक कंडीशन ऐसी भी रखी कि एक सीढ़ी रखी और एक बॉक्स रखा और बॉक्स के ऊपर सीढ़ी रख करके केले को प्राप्त किया जा सकता था। सुल्तान ने उसे भी प्राप्त कर लिया। एक कंडीशन ऐसी रखी, कोई पिंजरा नहीं था, वहाँ पे केवल कोहलर खड़े थे और केला काफ़ी ऊपर था। किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई ऐसी सहायक सामग्री नहीं थी जिससे वो केले के ऊपर पहुँच सकते थे। तो सुल्तान ने कोहलर का हाथ पकड़ा, उसे उस स्थान पे ले गया जहाँ पे केला ऊपर ऊंचाई पे खड़ा था, रखा गया था। ऊपर जिस प्रकार से पैन रहता है उतनी ऊंचाई पे केला था और उन्होंने क्या किया, वनमानुष ने कोहलर के ऊपर चढ़ करके उस केले को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम और इस तरीके की परिस्थिति का विश्लेषण करने से हमें ये जानकारी मिलती है कि सूझ जो पैदा होती है वो परिस्थितियों पे सम्यक विचारोपरांत है। परिस्थितियों में अन्वेषणात्मक जो वृत्ति है, हर परिस्थिति में यहाँ पे जो वृत्ति प्रयोग हो रही है, सब्जेक्ट के द्वारा, विषय के द्वारा जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, वो जो वृत्ति है, जो वो प्रयोग है, वो एक्सप्लोरेशन का है। यानी कोई भी समस्या जब पैदा होती है, किसी के सामने पैदा होती है, तो वो समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के विचारों और गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। पूरी कोशिश करता है कि समस्या सॉर्ट आउट हो जाए और समस्या को पहले वो समग्र रूप में देखता है, फिर उस समस्या को कुल मिलाकर उसके हर पहलू के बारे में सोचता है, समझता है और इस तरीके से माथापच्ची करते हुए एक समय ऐसा आता है कि उसको सूझ यानी अंतर्दृष्टि पैदा होती है और वही अंतर्दृष्टि आहा एक्सपीरियंस रहती है और समस्या का हल हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि समस्या का हल परिस्थितियों के प्रति देखने में है और देखना भी अन्वेषणात्मक है। हर पहलू पे जब अन्वेषणात्मक दृष्टि जाती है और उसको कोशिश किया जाता है कि वो शॉर्ट आउट हो जाए, तो एक ऐसा मोमेंट आता है जो कि आहा एक्सपीरियंस रहता है, जिसको इनसाइट बोलते हैं। अंतर्दृष्टि वो पैदा होती है और समस्या का हल हो जाता है। यही एक प्रकार से सीखना है। अब ये तो हो गया प्रयोग, सुल्तान नामक वनमानुष पे कोहलर ने प्रयोग किया, जो कि अधिगम का संज्ञानवादी सिद्धांत रहा, जो कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से भी
जाना जाता है। अब इसका शैक्षिक महात्म क्या है, इसकी शैक्षिक उपादेयता क्या है? इसकी शैक्षिक उपादेयता दोस्तों यही है कि विद्यालय में बच्चों को कोई भी जो परिस्थिति या समस्या उसके सामने रखी जाए, समस्यात्मक परिस्थिति पैदा किया जाए, तो कोशिश ये किया जाए कि बच्चे उसको पार्ट्स में ना देख करके उसको समग्र रूप से उस जो है विषय वस्तु का जो समस्या है उसका चिंतन करें। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो एज ए होल है, ना कि इट्स पार्ट है। समग्र आकृति में जब चीज़ें समझी जाती हैं, महसूस की जाती हैं, तो उसका हल वहीं मौजूद रहता है, कहीं बाहर नहीं। ये तो रहा सीखने का समग्र आकृति सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको दोस्तों आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऐसे ही हम अगले सिद्धांत के साथ पुनः नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।